नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। पिछले दिनों बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में 36 पार्टियों की मीटिंग, ऑपोजिशन अलायंस यानी विपक्षी एकता वाले गठबंधन इंडिया की 26 पार्टियों की मीटिंग, जयंत और अखिलेश यादव की दोस्ती की नरमी गर्मी की सुर्खियों के बीच मायावती का किसी भी गठबंधन का हिस्सा ना बनने और अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सबको इस बात का इंतजार था कि मायावती का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। दरअसल इस बात को राजनीति के जानकार पचा नहीं पा रहे थे कि मायावती जो आज बात कह रही हैं वो 8-10 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में या फिर नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी लागू होगी। तो मायावती क्या वाकई अकेले लड़ेंगी, अकेले रहेंगी और किसी का साथ नहीं लेंगी? इस बात को बहुत ही दिलचस्पी के साथ तमाम लोगों की निगाहें इस सवाल पर हैं और थीं। मायावती ने इस संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि वो बैलेंस ऑफ पावर बनने की स्थिति में, बैलेंस ऑफ पावर बनने पर सरकार का हिस्सा बन सकती हैं। ये बात उन्होंने कही है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में, लेकिन इसे लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा इशारा माना जा रहा है। आसान शब्दों में अगर आप इसे समझें तो सीधी बात ये कि चुनावों के बाद अगर मायावती को लगता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में है, यानी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन या कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन को कहीं पर बहुमत नहीं मिला है इन राज्यों में और मायावती के साथ आने से वो बहुमत मिल सकता है, तो मायावती गुरेज नहीं करेंगी। भले ही वो कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन हो, भले ही वो बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन हो, वो उसमें शामिल होंगी और सत्ता का हिस्सा बनेंगी। मैं आपको अगर बिल्कुल मायावती के प्रेस रिलीज का हिस्सा सुनाऊं तो मायावती ने, उसका एक पैराग्राफ है जिसमें मायावती की तरफ से कहा गया है कि वैसे तो बीएसपी ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाकर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का काफी हद तक बेमिसाल काम किया है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन दूसरे राज्यों में भी बैलेंस ऑफ पावर बनकर सरकार में शामिल होकर करोड़ों गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों, दलितों और अन्य पिछड़ों आदि के हित और कल्याण के साथ ही उन पर होने वाली जुल्म, ज्यादती, वो अन्याय, अत्याचार आदि को रोकने का काम भी जरूर किया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। यानी वो कह रही है कि उनकी पार्टी के काडर का, उनके वोटरों का ये मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर बनने की स्थिति में उन्हें सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। आखिर मायावती जो अब तक एकला चलो रे की नीति पर काम कर रही थी, उनके इस ऐलान से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों में क्या संदेश जाएगा, उनके वोटरों में क्या संदेश जाएगा, उनके काडर में क्या संदेश जाएगा, इस बात को समझने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब, साथ ही समीरात्मज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम उनके लगातार वीडियो और लेख देखते रहते हैं। सबसे पहले कासिम साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि मायावती जो, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई दिसंबर तक पत्ते नहीं खोलेंगी, जनवरी तक पत्ते नहीं खोलेंगी, फिर उन्होंने एक ये ऐलान किया है और वो भी पोस्ट पोल अलायंस को लेकर, नतीजे आने के बाद उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में एक खुलासा किया है कि भाई मैं तो सत्ता में शामिल हो सकती हूं चाहे जो भी पार्टी हो। क्या मतलब निकाला जाए इसका? नीरज जी, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ सा है कि मायावती चूंकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर बहुजन समाज पार्टी कहीं नतीजा देती रही है तो वो राज्य मध्य प्रदेश था, और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान राज्य है जहां पर बहुजन समाज पार्टी 7-9 इस तरह के विधायकों की संख्या में विधायक जिताती रही। मध्य प्रदेश में तो ये संख्या 2-2.5 से ऊपर निकल जाती थी। 13 तक विधायक बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में जिता चुकी है। एक चीज और देखी गई है कि जब त्रिकोणात्मक चुनाव होते हैं, ट्रायंगुलर फाइट होती है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत फायदा लिया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों मजबूती से लड़ते थे तो बहुजन समाज पार्टी 11 और 12% वोट पाने के बाद 67 और 69 जैसी सीटें और 99 सीटें जो हैं 17% वोट पाके जीत जाती थी। तो वो मायावती को लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार का मुकाबला बड़ा तगड़ा है, कड़ा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी वहां पर अच्छा कर सकती है, और अच्छा करने में यह है कि पहले के समय में
भाजपा जीतती तो हमेशा रही, लेकिन इनके विधायक खुद से दल बदल करके दूसरी पार्टियों में जाते रहे, दूसरी पार्टियों में मंत्री बनते रहे। जैसा कि अभी आप देखिए, राजस्थान के जो मंत्री इस वक्त गहलोत के सबसे बड़े निंदक हैं, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के ही गए, बसपा हित को तोड़ के गहलोत उनको अपने साथ ले गए थे। तो मायावती का ये मानना है कि इस तरह से एक तो ये उनके काडर में पैगाम चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा कि हमारा विधायक जो जीत के जाएगा वो सरकार का हिस्सा होगा, क्योंकि अभी जो सर्वे हुआ है मध्य प्रदेश का वो बताता है कि मध्य प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मायावती को ये लगता है कि अब अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, सत्ता में जाने की बात नहीं करते हैं, तो हमारे साथ जो लोग दल बदल करके आते हैं, जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, जो बसपा के काडर के बेस पे आते हैं, बसपा मध्य प्रदेश में कम से कम 2 संभाग में, उधर ग्वालियर संभाग में चूंकि लड़ाई कांटे की है, सिंधिया जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस वहां लड़ेगी, बसपा वहां हमेशा से मजबूत रही है, वहां हम अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी पार्टियों से जैसे सिंधिया के समर्थक जैसे गए हैं, उन पर टिकट अगर करते हैं, अच्छे प्रत्याशी अगर मिल जाते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का संख्या बल बढ़ सकता है। और जो एग्जिट पोल कह रहा है या ओपिनियन पोल कह रहा है कि बसपा वहां पर जो त्रिशंकु की स्थिति होगी, ऐसी त्रिशंकु की स्थिति का फायदा उठाना चाहती है। यही हाल राजस्थान में और तेलंगाना में उनकी उम्मीद की किरण जो है परवीन कुमार है। परवीन कुमार ने तेलंगाना में बड़ी मेहनत की है, अभी मायावती भी वहां रैली करके आई है, अच्छी रैली हुई है, ठीक ठाक रैली वहां पे हुई है। तो मायावती को लगता है कि हम तेलंगाना में भी अच्छा कर सकते हैं, अगर हम वहां 5, 7, 10 विधायक जिता लें तो हम भी सत्ता का जो वो है हमारे बैलेंस बिगाड़ सकती है हमारी पार्टी, और हम सत्ता में आ सकते हैं। अब आपने जो कहा कि मायावती एनडीए और इंडिया की जो बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूं कि मायावती कभी भी एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होंगी। वो सारा मोलभाव उनका जो है वो इंडिया के साथ है। इंडिया में चूंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश राजस्थान में अगर कमजोर होती है या उसका बहुमत नहीं आता और ये सरकार में चले जाते हैं, तो ये 24 का रास्ता भी खुल जाएगा जब वहां पे गठबंधन की स्थिति पैदा हो जाएगी। और जैसा कि हम लोग पिछली चर्चा में भी अनुपम जी क्या कहते हैं ये बात कर चुके हैं, जिसमें हमारे वहां से संजय प्रसाद जी भी थे कानपुर से, और कुमार अभिषेक भी थे, नीरज जी, और ये बात आई थी, बार बार आई थी कि मायावती अकेले तो चुनाव में नहीं जाएंगी, ये तय है, इंडिया के साथ जाएंगी, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने पूरे पत्ते और अपना जो वो है वो बीएसपी के लिए छोड़ रखा है। अब आप देखिए, चंद्रशेखर ने दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम किया, उसमें जैन गए, अखिलेश ने अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और जिसको नहीं भेजा स्वामी प्रसाद मौर्य को, वो भी वहां गए, लेकिन कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, जबकि चंद्रशेखर ने सबको इन्वाइट किया था। उसमें सीपीआई वाले गए, सीपीआई वाले गए, लेकिन कांग्रेस से तो नहीं था सर, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा वगैरह वहां पर थे, कांग्रेस के लोग थे वहां पर। हाँ जी, हुड्डा खुद नहीं थे, हुड्डा खुद नहीं थे। तो ये जो बड़े चेहरे होते हैं, कांग्रेस ने उसको देखे वो नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि कांग्रेस बसपा से बिगाड़ नहीं चाहती है, वो चाहती है कि ये बर्फ जो है ये धीरे धीरे पिघल जाए और हमारी तरफ से कोई हरकत ना हो। मायावती का 2 इसमें मकसद है। पहला मकसद तो अपने काडर को ये बताना है कि उत्साह से लड़ो, उमंग से लड़ो, मजबूती से लड़ो, वरना उनका जो काडर है वो धीरे धीरे लड़ते 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 अब थक गया है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में बसपा बहुत मजबूत थी, वहां तो बहुजन समाज पार्टी के एक लोकसभा के कैंडिडेट ने एक सीट पे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सकलेचा और अर्जुन सिंह को हराया था। तो ऐसा स्थान है मध्य प्रदेश। तो मायावती अपने काडर को उत्साह देना चाहती है कि बिल्कुल अब की इस तरह लड़ोगे, सरकार में आओगे, और सरकार में आने की उम्मीद जो है वो फिर लोगों में उत्साह बढ़ा देती है। मुझे लगता है कि मायावती अपने कार्यकर्ताओं में जो उनके अंदर जो उदासीनता आ गई है, उनमें एक ऊर्जा देने का काम करना चाहती हैं, और पूरी तरह से उन्होंने आकाश आनंद को और साथ में रामजी गौतम को मध्य प्रदेश में लगा रखा है। उत्तर प्रदेश का भी जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, यहाँ के तमाम नेताओं को उन्होंने मध्य प्रदेश में सब झोंक रखा है। तो मध्य प्रदेश उनका पहला टारगेट है। राजस्थान में वो थोड़ा सा और अच्छा करना चाहती हैं, और तेलंगाना में प्रवीण कुमार के जरिए वहां की बैतरणी पार करना चाहते हैं। मुझे लगता है यही एक संदेश है, यही एक मायावती की स्ट्रेटजी इसमें मुझे दिखाई देती है। नीरज जी। बिल्कुल। तो कासिम साहब का तो कहना है कि वो भले ही पोस्टपोन अलायंस की बात कर रही हो, लेकिन वो चुनाव में लड़ने भी अकेले नहीं जाएंगे, यानी चुनाव से पहले भी वो कोई ना कोई गठबंधन कर ही लेंगी। समीर, आपको क्या लगता है, मायावती की ये स्टेटमेंट दुधारी तलवार? ये तो कह रही हैं कि मैं सरकार में शामिल होने के लिए किसी के साथ भी चली जाऊंगी। तो वो मुस्लिम वोटर जिसे वो पिछले कई महीनों से रिझाने की कोशिश कर रही हैं, या वो ऐसा वोटर जो कि या तो एनडीए के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है, वो तमाम उन वोटरों में ये बयान दुधारी तलवार नहीं बन सकता है क्या? मायावती जी को वोट देके क्या फायदा, वो तो जिसके साथ मर्जी चली जाएंगी।
बिल्कुल नीरज, ये आप सही कह रहे हैं कि एक चीज ये भी है कि हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से हो। मैं उससे पहले एक आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मायावती जी का ये जो बयान है उसको कुछ इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि अभी तक जो कुछ भी पार्टी में होता था ऐसा लगता था, और अब शुरू से लेकर के अब तक लगता रहा है जब से उन्होंने कमान संभाली है, कि सब कुछ उन वही तय करती हैं। ये तो ठीक है, अपनी इच्छा से ही तय करती है, ये भी सही रहता था। ऐसा लग रहा है कि अब उनके ऊपर नेताओं और कार्यकर्ताओं का, नेता तो रहे नहीं, अब जो कुछ भी है अब कार्यकर्ता ही है, उन कार्यकर्ताओं का भी उनके ऊपर दबाव है, और कई तरह का दबाव है, जिसकी वजह से उनको अब ऐसे बयान भी देने पड़ रहे हैं या अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से भी करना पड़ रहा है जो पहले नहीं किया करती थी। दूसरी बात यह भी है कि ये, चूंकि इन राज्यों में सबको ये मालूम है, इनके सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुख्य जो सेंटर रहा है, इनका पावर सेंटर रहा है उत्तर प्रदेश, जनाधार वहां बहुत ज्यादा अब कम हो गया है, बहुत ही कमजोर हो गया है। स्थिति ये आ गई है कि अकेले दम पर चुनाव में, मतलब सीटें, कितनी सीटें निकल पाएंगी, अब ये स्थिति आ गई। तो उसका प्रभाव दूसरे राज्यों में भी पड़ रहा है। और जैसा कासिम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट था, जो मजबूत उनका एरिया था, जहां उनकी सीटें भी निकलती थी, वैसे तो मजबूती के साथ पंजाब में भी काफी दमदार प्रेजेंस रही है उनकी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो सीटें निकालती रही है बहुजन समाज पार्टी। तो यहां अपनी ताकत को वो फिर कोशिश उनकी ये रहेगी कि उसको और बेहतर किया जाए। अब ये है कि उनके टिकट पर चुनाव लड़ने वाले, जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ताकत थी, लोकसभा में कई सारे एमपी होते थे, राज्यसभा में होते थे, दूसरे राज्यों में भी विधायक होते थे, राज्यसभा के सदस्य भी दूसरे राज्यों के कई बार भेज दिए जाते थे जब उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी प्रेजेंस होती थी। तो उस स्थिति में आप दूसरे राज्यों में भी आपके पास लोग या बतौर कार्यकर्ता, नेता भी जुड़ते हैं और टिकट मांगने वाले भी होते हैं। अब वो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति नहीं रह गई है कि लोग टिकट के लिए लाइन लगा करके खड़े हो। अब तो सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बहुजन समाज पार्टी के सामने ये भी है, वैसे तो टिकट तो लेने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से टिकट दिए जाते हैं, जिन पैरामीटर्स पर, उन पैरामीटर्स पर टिकट लेने वालों की संख्या अब कम हो गई है। उत्तर प्रदेश में लेने वाले नहीं थे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन लेगा। तो अब ऐसे लोगों को यह भी दिखाना है कि कोई जरूरी नहीं कि अगर आप जीतते हैं तो केवल आप विधायक ही रहेंगे। त्रिशंक विधानसभा की स्थिति में, या कोई पार्टी बिल्कुल मार्जिनल मेजॉरिटी में, बिल्कुल मार्जिन पे रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस पार्टी के साथ सरकार में भी सहयोग कर सकते हैं। इससे एक ये कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा कि ठीक है, हम एक तरीके से पावर शेयरिंग हमारे पास भी रहेगी अगर हम चुनाव जीतते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में एक दो विधायक, चार विधायक भी हैं, और अगर वो सरकार में शामिल है तो पार्टी का, विधायकों का, मंत्रियों का महत्व बढ़ जाता है। तो एक उनको ये लगता है कि इस तरीके का अगर हम इस एक प्रलोभन अगर लोगों को देंगे तो शायद पार्टी में जो टिकट मांगने वालों की संख्या, पार्टी से जोड़ने वालों की संख्या, उसको हम और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। पार्टी उनकी चुनाव कितनी जीतेगी, कितना वोट पिछले चुनाव की तुलना में रह गया है, नहीं रह गया है। राजस्थान में आपने देखा ही कि 7 विधायक जो जीते भी थे, जीतने के बाद भी दूसरी जगहों पे चले गए। दूसरे राज्यों में भी होता रहा है, उत्तर प्रदेश में भी होता रहा है। बिल्कुल नेताओं के नाम पर जितने प्रभावी नेता हुआ करते थे, अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं। तो इस सिचुएशन में बहुजन समाज पार्टी को अपने एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए कि हाँ, हमारी उपस्थिति है, अभी भी हम हैं, तो उसके लिए उनको अपनी स्ट्रेटजी में इस तरीके का ये जो बदलाव है जो दिखाई पड़ रहा है, मुझको लगता है ये करना पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल, यानी इसके पीछे, इस बयान के पीछे जो सबसे बड़ा मैं देख पा रहा हूं, वो यही है कि किस तरीके से अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है और अपनी प्रेजेंस को दिखाना है कि हाँ, हम वहां पर मौजूद रहेंगे और लोगों को, जो वहां दूसरे राज्यों में जुड़ने वाले, पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं, उनके अंदर भी एक कुछ न कुछ उनको एक लालच दिखे कि हाँ, हम इस पार्टी से अगर जुड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उसका हमको क्या फायदा होगा। जी, ये थोड़ा मत सा
अगले सवाल पर, चूंकि मायावती के लिए बड़ा प्रश्न अभी बसपा के लिए यही है कि वो खुद को खड़ा करते हुए तो नजर आए कम से कम अपने काडर के सामने, अपने वोटर्स के सामने। तो सियासी जो फैसले हैं उसी आधार पर मायावती और बसपा लेने की कोशिश कर रही हैं। हमने यूट्यूब पर अपने दर्शकों के लिए एक पोल पूछा है और एकदम सीधा सपाट सवाल है कि मायावती किसके साथ जाएंगी, इंडिया के साथ जाएंगी या एनडीए के साथ जाएंगी। दो ही ऑप्शन है। इसमें हमारी अपील है दर्शकों से कि इस ज़्यादा संख्या में वोट करें और कमेंट्स करें अपने सवाल, ताकि हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उस पर राय ले सकें। मैं कुछ दर्शकों के कमेंट भी पढ़ना चाहूँगा। नीरज जी, वीरू दास हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे नियमित दर्शक हैं वीरू जी, वो लिख रहे हैं कि बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर बनाने में लगे हैं। उसी और इशारा कर रहे हैं जिस तरफ चर्चा चल रही है। एसके चौधरी हैं, वो लिख रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस और इशारा है कि मायावती की पिचिंग प्रधानमंत्री पद के लिए हो और इसको लेकर जो उनके समर्थकों के बीच में बातचीत चलता है। एक उपम कुरे ब्लॉग करके जो वो लिख रहे हैं कि किसी के साथ चली जाऊंगी, अभी बोली नहीं है बहन जी, आप लोग बोल रहे हैं। उपम जी, ये आपका चाहे जो भी नाम हो, हालांकि एक इंटरप्रिटेशन ही है, वास्तव में मायावती अभी और स्पष्ट तरीके से इस पर सामने आएंगी। सोनू गौतम जय भीम लिख रहे हैं, तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। आयुष लिख रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना इन राज्यों में बीएसपी इस बार बहुत काम कर रही है। एमपी में बीते विधानसभा चुनाव में 2 विधायक और 10 ऐसी जगह जहां उन्हें चुनाव जीतते रह गए। एमपी में 30 सीटों का टारगेट है। यानी वोटर्स के पास या दर्शकों के पास एक इंसाइट तो जा ही रही है कि मायावती या बसपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रयास कर रही है। कासिम जी, मैं एक अलग सवाल के साथ आपके पास आता हूँ। बहुत कम जिन राज्यों का जिक्र मायावती ने किया है, और हम लोग चूंकि बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इससे तय होना है उत्तर प्रदेश में मायावती का क्या फैसला होगा। जैसे राजस्थान का जिक्र वो कर रही हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रही हैं, तेलंगाना का जिक्र कर रही हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रही हैं। इन राज्यों में चुनाव बेहद नज़दीक है, जनता भी अपना मन बना रही है कि उसे बीजेपी के साथ, और खास बात ये कि तेलंगाना को छोड़ दें तो यहाँ केवल बीजेपी और कांग्रेस ही आपस में लड़ती नजर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कि मायावती पहले से अपने गठबंधन को तय कर लेती, भले वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो हो उनकी मर्जी, तो ज्यादा क्लियर मैसेज होता है ना। कि बल्कि दुविधा का शिकार अगर आप वोटर को रखेंगे, जो वोटर मन बनाया है 2 पार्टियों के बीच में, तो आपको नहीं लगता है कि मायावती यहाँ चूक कर रही है इस रणनीति में? प्री पोल न जाकर अपने एजेंडे को क्लियर न करके। अमित जी, देखिए, ऐसा है कि वर्तमान परिस्थिति में देखिए तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा मजबूत बहुजन समाज पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 2 विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में 2 विधायक हैं, राजस्थान में 6 विधायक और मध्य प्रदेश में 3 विधायक। और जैसा कि अभी समीरात्मक भाई ने कहा कि वो सारे विधायक चले गए, इससे पहले भी इतने 7 विधायक जीते तो सारे चले गए थे, 6 चले गए थे, सिर्फ 1 बचा था। तो ये नहीं है कि पिछली बार विधायक जाते रहते हैं फिर बसपा के वो विधायक जीत के इन राज्यों में। जो बात सबसे पहले ये हो रही है कि मायावती चाहती हैं कि ट्रायंगुलर जो फाइट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश का मामला दूसरा था। उत्तर प्रदेश में सीधा चुनाव था 2 पार्टियों के बीच में, वहां तीसरे की कोई उपस्थिति नहीं थी। वहां पर बहुजन समाज पार्टी अपने जो 11% 10% उसका वोट है, उन 11-12 को 13-14 बनाना चाहती है और अपनी संख्या बल को 2 में ले जाना चाहती है। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मैसेजिंग जब होती है, देखिए बसपा को टिकट कैसे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के जो लोग टिकट कटेंगे वो बसपा से टिकट मांगेंगे, भाजपा से जिनका टिकट कटेगा वो बसपा से टिकट मांगेगा। उसके अलावा फिर जिन जो बसपा से लड़के सेकंड रहे हैं और करीबी मुकाबले में रहे हैं, उन सीटों पे लोग टिकट के लिए बहुजन समाज पार्टी को कांटेक्ट कर लेते हैं। और अभी 2022 की मैं बात करूं, बहुत मैं शायद पहला आदमी हूं जिसने हमेशा एक बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो किताबों का वजन है उससे हाथी बैठ गया है। इस 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 403 विधानसभा में मेरे पास जो पुष्ट जानकारी है, जो सबसे कम जो किताबों की संख्या रही है वो 40 रही है। 40 किताब से कम में कहीं उत्तर प्रदेश में कोई जो है प्रत्याशी विधानसभा के टिकट नहीं पा पाया। तो ये मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में है। और जहां तक रही बात की टिकट लेने वालों की बात, मैं समीरात्मक भाई से थोड़ा सा सहमत हूं
जहां पर रीवा, सतना और क्या कहते हैं ग्वालियर संभाग, यहां बहुजन समाज पार्टी के टिकट की कीमत वही है जो पहले हुआ करती थी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। मायावती हालांकि जो बात आप इशारे में कह रहे हैं कासिम सर, बसपा हमेशा उस बात का खंडन करती रहती है कि ये उस पर एक मिथ्या आरोप लगाया जाता है। नहीं, मैं कोई बात ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि किताबों का वजन है, उस किताबों के वजन पे हाथी बैठ गया है। मुझे नहीं लगता है कि बसपा का कोई पदाधिकारी भी इस बात को मेरी काट सकता है। खैर, अब आते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मायावती का बयान। मायावती के बयान में मायावती ने यह नहीं कहा है कि किसी के भी साथ, मायावती ने कहा है कि बैलेंस ऑफ पावर बनेगी। बैलेंस ऑफ पावर में एनडीए को मायावती की जरूरत नहीं है। केंद्र में, दिल्ली में मायावती खूब जानती हैं, क्योंकि मायावती का वोट जो है ओबीसी का बड़ा तबका, सबसे बड़ा तबका, वो बीजेपी ऐसे ही ले जा चुकी है। वो बिना मायावती का जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, केशव मौर्य, उसके बाद सैनी, उसके बाद सारे लोगों को लेती जा रही है। रोज बरोज उनके रोज ज्वाइनिंग हो रही है। और ये ऐसी किस्तों में ज्वाइनिंग जैसी हमने 2022 में अखिलेश के कार्यालय में देखी थी, हम अब विधानसभा मार्ग के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हर महीने देखते रहेंगे अमीश भाई। उसमें कभी पासी नेता होंगे, कभी खटीक नेता होंगे, कभी कुर्मी नेता होंगे। ये ज्वाइनिंग हमारे आपके उस पर हम लोग उस पर चर्चा करते रहेंगे। ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी कराती रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल में ज्वाइनिंग के लिए कोई रास्ता अभी नहीं है जब तक वहां टिकट न कटे। भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटने के बाद भी समाजवादी पार्टी में या किसी पार्टी में आदमी तब जाना चाहेगा जब उसे लगेगा केंद्र में सरकार बदल रही, एक आंधी चल गई है, वीपी सिंह वाली आंधी, जनता पार्टी वाली आंधी, ऐसा कोई माहौल बनता है। और वो माहौल बिना बसपा के इस इंडिया में आए हुए बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। इतना बड़ा गठबंधन 26 पार्टियों का बना और उसके बावजूद लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे ये इंडिया जो है टक्कर दे पाएगा। अखिलेश का वोट, कांग्रेस का वोट, राष्ट्रीय लोकदल का वोट, ये सारा वोट 2022 में रह चुका है, हमने आपने देख लिया है। ये 13% का जो खेल है मायावती वाला, ये 13% बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये 13% की मायावती की ज्वाइनिंग होगी, तो जैसा अभी आपने किसी एक दर्शक का कमेंट पढ़ा कि मायावती प्रधानमंत्री, तो मायावती प्रधानमंत्री के रूप में उनके दिमाग पे आने लगेंगे मायावती। किसी दिन पिछली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी जो बाइट थी एनआई की, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो अब की 2024 का चुनाव है उसमें बसपा के लिए मौका हो सकता है सरकार में। अब वो मौका मतलब बसपा प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती है। इस तरह के इशारे मायावती खेलती है। लेकिन एक बात समीर अहमद भाई ने बहुत मजबूत कही है कि इन बातों में जो आज का इनका स्टेटमेंट है, ये मायावती का स्टेटमेंट नहीं। इसमें आकाश आनंद का भी रोल है, इसमें क्या कहते हैं कार्यकर्ता जो है उनकी भी बात इसमें झलकती है, कोऑर्डिनेटर जो है उनकी भी बात इसमें झलकती है। उन्होंने इनको सुना है, पहली बार ऐसा हुआ, और सुनने के बाद वो किया है जो ये चाहते हैं। आज तक पहली बात तो किसी की हिम्मत नहीं है, जो बचा देता वो पार्टी से निकाला जाता। इसलिए मायावती का ये बयान ये बताता है कि मायावती अब कार्यकर्ताओं, कोऑर्डिनेटर्स या नेताओं की सुनने लगी हैं। समीर अहमद भाई ने नब्ज पे हाथ रख दिया है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। और ये चीज बहुजन समाज पार्टी और मायावती के लिए एक अच्छा साइन है। और अगर मायावती इसी रवैये को आगे बढ़ाते हुए वो किताबों का बोझ भी कम हो गया, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं समीर अहमद भाई, फिर आप देखिएगा कि उम्मीदवारों की बाढ़ होगी और उसमें उनको छांटना पड़ेगा किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। अमीश भाई आने वाला चुनावी जो वक्त है वो बताएगा कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा, उसके पर भी चर्चा करेंगे जब उसका सही वक्त आएगा। समीर सर, जो सवाल मैंने कासिम जी से लिया कि बेसिकली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब चर्चा चल रही है इंडिया को लेकर कि इंडिया है कि एनडीए है, और मायावती जब इंडिया और एनडीए की बात आती है तो कहते हैं कि दोनों ही दलित विरोधी हैं, दोनों ही सत्ता लोलुप हैं, दोनों ही पूंजीवादी पार्टियां हैं। तमाम तरह के विश्लेषणों का इस्तेमाल मायावती करती हैं। और इनके इस वक्तव्य में जो प्रेस रिलीज आज जारी हुई जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी खिंचाई की हुई है दोनों दलों की। लेकिन सवाल यह है कि जब मायावती दोनों दलों को एक भाव में तौल रही हैं और साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे प्रदेश की बात कर रही हैं जहां जनता प्रो कांग्रेस है या एंटी कांग्रेस है, प्रो बीजेपी है या एंटी बीजेपी है, उसमें यह बात सही है कि मायावती आज से 5 साल पहले राजस्थान में 6 सीट जीत गई थी, लेकिन आज तो वो शून्य पर खड़ी है ना। राजस्थान में हर जगह पर उनके विधायक दूसरे पार्टियों के हिस्से हो चुके हैं। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे प्रदेशों में उनको जो कैंडिडेट्स मिलते हैं वो ऑलरेडी उनका ऐसा कोई बसपा की तरफ से कोई वैचारिक इनकलेशन नहीं होता है, वो बस एक कोई उनको पार्टी चाहिए होती है और वो सक्षम कैंडिडेट होते हैं, वो लड़ते हैं और वो जीतते हैं।
ऐसी स्थिति में मायावती जब स्पष्ट नहीं हो रही हैं अपने एजेंडे को लेकर कि वो सत्ता दल के साथ हैं या विरोध में हैं, तो आपको नहीं लगता है कि वो अपनी चुनावी संभावनाओं को सीमित कर रही हैं सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ एमपी में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, कि आप देर कर देंगी, ना इंडिया का हिस्सा हो पाएंगी ना एनडीए का हिस्सा हो पाएंगी? बिल्कुल, आपने अमीश जी कई सारे बिंदु उठाए और वास्तव में ये सारे ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये जहां से आपने शुरुआत की कि वो दोनों से दूरी भी बनाए रखती हैं और दोनों के करीब भी चली जाती है, दोनों के करीब गई हैं, दोनों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, सरकार बनाई है, काफी चीजें। लेकिन अगर आप देखेंगे खास तौर से पिछले 8-10 साल में देखेंगे, या मुख्य रूप से जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो मायावती जी के निशाने पर ये भी बड़ी अचंभे वाली बात है कि वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी वहां सरकार में रह चुकी है, दूसरी पार्टियों के साथ सरकार भी बना चुकी है, यानी उसका प्रतिद्वंद्वी मुख्य रूप से वो होना चाहिए जो सरकार में है। लेकिन मायावती जी के निशाने पर मुख्य रूप से कांग्रेस रहती है, अक्सर रहती है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में कुछ भी हो जाता है तो मायावती जी का तुरंत ट्वीट आता है। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी कहीं भी पहुंच जाती थी तो उनके विरोध में बहुत सारे ट्वीट्स तुरंत आ जाते थे। यानी एक तरीके से उनको देख करके ये लगता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरा कांग्रेस पार्टी से दिखाई पड़ता है। लेकिन जो अभी कासिम साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि बसपा की उसको जरूरत नहीं है, और वास्तव में नहीं है, क्योंकि एक तो जो बहुत सारा एक ओबीसीज का वोट तो अपने आप ओबीसीज पार्टी को उन्होंने गठबंधन तैयार ही कर लिया है। दलितों में भी जिन लोगों को, बहुत सारे लोग तो पहले से ही बीजेपी में जुड़े हुए थे, कुछ को अब जोड़ लिया है। अब इनके आने से और इनके न रहने से उसको कोई लाभ और हानि नहीं होनी है, तो उसकी एनडीए की ओर से तो इनको ऑफर भी नहीं है। मुझको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें भी अब मायावती जी का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति दृष्टिकोण है उसको देखते हुए, और चूंकि यहां भी गठबंधन में सबसे ज्यादा जो एक कह लीजिए कि प्रायोरिटी है वो समाजवादी पार्टी को है कि अगर गठबंधन बनेगा, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको रखने की कोशिश पहले होगी। यद्यपि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे एक प्रोडक्टिव गठबंधन हो सकता है वो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का हो सकता है, लेकिन ऐसा देखने में आ नहीं रहा है कि ये सिचुएशन अभी बनती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन ये चीजें हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी में ये मायावती जी के एंड से तय होने वाली चीजें। अब उनके पार्टी के लोगों को भी, जो आपने कहा ये कि विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं दूसरे प्रदेशों में उनकी पार्टी से टिकट लेते हैं और जीतते हैं, ये बात उत्तर प्रदेश में भी है। आप ये भी तो देखिए कि आप केवल जो सुरक्षित सीटें हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए, कई बार सुरक्षित सीटों पर भी दूसरी पार्टी के लोगों को या दूसरों को टिकट मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के धैर्य को दाद देनी होगी कि उन्होंने इसको लेकर के छुटपुट विरोध जताया कभी कभी जरूर, लेकिन उससे लेकर के उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। किसी को भी टिकट दे दिया जाए उनका वोट पड़ता है, इसीलिए तो इतना सॉलिड वोट बैंक माना जाता रहा है अभी तक बहुजन समाज पार्टी का। पर अब उनको अपनी सिचुएशन क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब एक तरीके से बाइफर्केशन हो चुका है चुनाव में पार्टियों का, या तो इस तरफ होंगी या उस तरफ होंगी, तो उस स्थिति में अगर वो अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो फिर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब मुख्य लड़ाई तय होगी, हालांकि अभी इंडिया गठबंधन भी उत्तर प्रदेश या जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं 4-5 राज्यों में, वहां अभी ऐसी कोई पिक्चर नहीं क्लियर है। ये भी नहीं तय है कि ये गठबंधन क्या विधानसभा में भी चुनाव साथ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, जहां तक हाँ, क्योंकि सर आपकी बात में एक बात जोड़ दूं, अखिलेश यादव का भी बयान आया था कि एमपी बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हाँ जी हाँ, उनका भी प्रभाव है, एमपी में भी है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी है, तो दूसरी जगहों पर भी कुछ ना कुछ। कई बार ये भी होता है ना कि कोई एक मजबूत कैंडिडेट होता है
जो खुद ही चुनाव जीतने की क्षमता रखता है, जैसे महाराष्ट्र में अबू आजमी है, तो ऐसे लोग भी टिकट लेकर के पार्टियों से और चुनाव वहां पर जीत लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। लेकिन ये होता है कि उनकी वजह से उस पार्टी का प्रभाव तो वहां पर हो ही जाता है। तो ये तय बिल्कुल नहीं है कि ये इंडिया गठबंधन क्या जो होने वाले 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनमें कोई गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर बनता भी है और नहीं बनता है तो वहां पर मुख्य रूप से कई राज्य तो ऐसे ही हैं जहां मुख्य जो एक लड़ाई है वो उसमें कांग्रेस ही उनमें है, एक विपक्षी भाजपा के अलावा दूसरे दलों में अगर देखा जाए तो लेकिन लोकसभा चुनाव से इसमें तो आप इस तरीके से लड़ सकते हैं कि वो त्रिकोणात्मक संघर्ष कहीं होगा और उसका लाभ आपको मिल जाएगा और मिलेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन बात जब 2024 की आएगी तब तो ये उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी ही पड़ेगी, और नहीं अगर क्लियर करेंगी तो उसमें पार्टी को उसको लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल है कि कोई सीट निकाल पाए। वही हाल होगा जो 2014 में हुआ था। बिल्कुल, काफी अहम बिंदु बात करेंगे। मैं कुछ और हमारे दर्शकों के टिप्पणियां पढ़ देता हूं। आयुष कह रहे हैं कि सर मैं एमपी से ही हूं और इस बार एमपी में बीएसपी पिछले चुनाव से ज़्यादा कामयाब होने वाली है। इस बार बीएसपी एमपी में वही 30 सीटें टारगेट कर रही है जो कभी न कभी उसने जीती हो, या इन 3 सीटों पर बीएसपी का वोट परसेंटेज 20-25% तक रहा हो, ये कह रहे हैं। अमर गौतम कह रहे हैं कि बीएसपी के प्लान से 2024 के चुनाव और 5 स्टेट के जो चुनाव होने हैं उनमें काफ़ी उठापटक होगी और वक्त का इंतज़ार करना चाहिए मीडिया को। अमर गौतम साहब, हम बिल्कुल वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और बस जो राजनीतिक गतिविधियाँ इस बीच होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं हम अपने मेहमानों के ज़रिए। आयुष फिर कह रहे हैं बीएसपी का वोट कैडर वाला होता है जो हार जीत नहीं देखता, उसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों उसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसे लगते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हमारे दर्शकों की हैं। दोस्तों, आप सवाल भी पूछ सकते हैं जिनके जवाब हम कासिम साहब से या समीर से लेने की कोशिश करेंगे। मैं दर्शकों को अपने सवाल पर आने से पहले एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि हम मायावती को आखिर इतना डिस्कस क्यों करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि मायावती चुप रहती हैं, सिर्फ ट्विटर पर नजर आती हैं, वोट परसेंटेज 12-13% रह गया है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव जो आखिरी हुआ था 2019 में, उसमें भी उत्तर प्रदेश में मायावती का वोट परसेंटेज 19.8% था, यानी तकरीबन 20% के वोट परसेंटेज पर बैठी हुई हैं वो लोकसभा में। उनके 10 सांसद हैं, 10 सांसद। इंडिया जो विपक्षी पार्टियों का 26 पार्टियों का आप गठबंधन देख रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, जहां पर अखिलेश यादव को इंपॉर्टेंस मिल रही है, जहां पर तेजस्वी यादव को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, जयंत चौधरी को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उमर अब्दुल्ला को मिल रही है, महबूबा मुफ्ती को मिल रही है। इन सब के 10 के आसपास भी सांसद नहीं है, एक 2 सांसदों वाली पार्टियां हैं ये, और ये विपक्ष के उस गठबंधन में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। तो ऐसी सूरत में संसद में 10 सांसद मौजूदा और 20% के करीब वोट लेकर मायावती लोकसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो जिन 4 विधानसभा राज्यों की उन्होंने बात की है वहां पर भी वो मजबूत चुनाव लड़ती रही हैं। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि मायावती इस देश की सैकड़ों राजनीतिक पार्टियों में से महज 6 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है, और उन महज 6 पार्टियों में से एक पार्टी मायावती की बहुजन समाज पार्टी है। तो ये मायावती का राजनीतिक रसूख जो है और जो उनका वजन है सियासत के तराजू पर, वो एकदम से उसे हटाया नहीं जा सकता। कासिम साहब, मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने कहा कि मायावती एनडीए के साथ नहीं जाएंगी, वो इंडिया के साथ जा सकती हैं, एनडीए के साथ आपको सूरत नजर नहीं आती। लेकिन मायावती की बहुत सारे राजनीतिक कदमों में हमें विरोधाभास नजर आता है। आप देखिए ना कि अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं। जो एनसीटी संशोधन विधेयक आया है, जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, जिसे लेकर वो उन्होंने कांग्रेस तक को राजी कर लिया कि वो समर्थन करेंगी आम आदमी पार्टी का। लेकिन मायावती उस मुद्दे से दूर चली गई, यानी कि वो विपक्ष का समर्थन नहीं कर रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो बीजेपी का समर्थन हो जाता है, या कहें कि वो बीजेपी का विरोध नहीं कर रही हैं, केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं।
राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा हो, नई संसद के उद्घाटन का मुद्दा हो, सूत्रों के माध्यम से तो आ रहा है यूसीसी के मसले पर भी मायावती जो है वो उससे दूर रहेंगी। और कालांतर में ऐसे अनेकों प्रकरण रहे हैं, बिल पास होते रहे हैं। जब मायावती के सांसदों की संख्या राज्यसभा में काफ़ी अच्छी थी तो वहाँ पर वो एब्सटेन करके एक अप्रत्यक्ष तरीके से एनडीए का साथ देती रही हैं। तो फिर भले ही ये रोजमर्रा की खबरों में नजर ना आता हो, लेकिन मायावती के रुख में ये विरोधाभास तो नजर आता है ना। वो बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एनडीए का विरोध ना करके अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन कर देती हैं। दिलचस्प सवाल आपने किया, थोड़ा सा जवाब भी इसमें थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को लेके मायावती जो है वो एनडीए के साथी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल पाक साफ हो जाते हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो गोवा से लेके गुजरात से लेके चुनाव लड़ के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं, और हरियाणा में जानते हैं हम लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, तो वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं। वही के अरविंद केजरीवाल जो 370 का समर्थन करते हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ फारूक अब्दुल्ला भी बैठ जाते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कांग्रेस भी बैठ जाती है। मायावती की राजनीति करने का तरीका कुछ अलग है। मायावती ने एक अपने बयान में कहा था, या उनके समर्थक भी इस बात को कहते हैं कि मायावती ने कहा था कि 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, हमने यूपीए की सरकार के हर फैसले का समर्थन किया जो इस तरह के फैसले थे। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भी, अब आप देखिए जब एक ही पाप आई है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन पे आई है, इस बात को लेकर विपक्ष था कि दलित आदिवासी महिला से उसका उद्घाटन क्यों नहीं करा रहे हैं, और दलित आदिवासी महिला के खिलाफ यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाता है। मायावती कहती है कि नहीं, हम दलित आदिवासी महिला का समर्थन करेंगे, और विपक्ष जो है यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगा। ये चीज कुछ समझ में नहीं आती। मायावती हो या काशीराम हो या बहुजन समाज के लोग हो, उनका सीधा सा फंडा ये होता है कि जहां बहुजन का हित होगा वहां बात करेंगे। आप देखें कि अभी जो इसके बाद आया है कॉमन से सिविल कोड जो है, उसकी बात जब आई है, इसमें सबसे पहला बयान मायावती का आया है कि ऐसा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था और हम इसको जबरदस्ती लागू करने के पक्ष में नहीं, हम इसका विरोध करेंगे। एक चीज। उसके बाद अभी समीर राजपूत भाई कह रहे थे कि भाजपा के मुद्दों पे मायावती के जितने सात बयान, तो पिछले 4 ट्वीट उनके आए हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के मामले में लेके। मायावती इसलिए अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और शिव क्या कहते हैं ये सारे लोग एक जगह बैठ रहे हैं और विपक्ष के खिलाफ क्या कहते हैं भाजपा के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं। मायावती उसमें की नहीं है। मायावती से क्या जाके अरविंद केजरीवाल ने समर्थन मांगा? क्या मायावती के पास अरविंद केजरीवाल अपील करने गए कि हमको समर्थन दिया जाए? अरविंद केजरीवाल कहें कि सब लोग समर्थन कर दो, और मायावती समर्थन क्यों कर दें? क्योंकि मायावती खुद एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता है, जैसे आपने भी कहा, और देश जानता है कि सबसे बड़ी फॉलोइंग जिन नेता की है, उनसे आप मांगे बिना और उनका आपको समर्थन कर दिया जाए, और समर्थन न करने पे ये कहा जाए कि मायावती तो साहब वो कर रही है समर्थन, मायावती अब्सटेन कर रही है, ये कहिए मायावती उनके पक्ष में वोट, उनके खिलाफ वोट नहीं दे रहे। मायावती को तो उसूलन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट देना चाहिए था, एनडीए के साथ खड़ी नजर आ जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कम से कम उन्होंने इतनी बात रखी कि वो अब्सटेन कर रही है। अभी तो हो सकता है बीजू जनता दल भी अब्सटेन करे, तमाम दूसरे लोग अब्सटेन करें। सवाल ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जो करेंगे वो मायावती का करना जरूरी है। जो कांग्रेस करे और अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ये सारे लोग करें, वो मायावती क्यों करेंगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। रही बात के मध्य प्रदेश में मायावती लड़ी, मायावती मध्य प्रदेश में लड़ी लगातार। मायावती का मध्य प्रदेश में एमपी रहा है, एमएलए रहे। मायावती जो है वहां बड़ी पार्टी के रूप में थी, 13 विधायक उनके हुआ करते थे, और समाजवादी पार्टी वहां लड़ने जा रही है, और क्या कहते हैं वो इंडिया का हिस्सा भी है, और ये कह रहे हैं हम मजबूती से लड़ेंगे, 2003 की तरह बहुत अच्छा वहां पे करेंगे, और हम 20 साल बाद वहां लड़के हम अपनी मजबूती दिखाएंगे। समीर राजपूत भाई ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक बात ये कि महाराष्ट्र का जो उन्होंने हवाला दिया, मुंबई में जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत रही, इन सीटों पे कभी मुस्लिम लीग जीता करती। मुस्लिम लीग के बाद समाजवादी पार्टी जीती, समाजवादी पार्टी के बाद एमआईएम जीती, एमआईएम, तो ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम डोमिनेट करता है, वहां मुसलमान इतना वोट है कि जीतना मुसलमान ही को है, वो मुस्लिम लीग का एमएलए हो या समाजवादी पार्टी का एमएलए के नाम पे हो या फिर एमआईएम के नाम पे हो, तो वहां समाजवादी पार्टी नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, 111 विधायक उसके हो सकते हैं, लेकिन वोट के लिहाज से समाजवादी पार्टी आज भी बहुजन समाज पार्टी से छोटी पार्टी है। जब आप उनका वोट निकाल दीजिएगा, का वोट निकाल दीजिए, मुसलमानों को 19% वोट माइनस कर दीजिए, तो समाजवादी पार्टी के पास बचता क्या है? और मुसलमान इस बार समाजवादी पार्टी या बसपा या किसी के साथ नहीं, मुसलमान इस चुनाव में कांग्रेस के साथ है। इसीलिए कांग्रेस जो है बहुत अजीब से माहौल में, बिल्कुल एकदम जैसे पुरसुकून माहौल में, कांग्रेस दबाव में नहीं आ रही है। वजह यही है कि मुस्लिम वोट उसकी तरफ देख रहा है। इस बात को राहुल गांधी और टीम महसूस कर रही है, इसीलिए उस
कि इस विपक्षी दल की एकता में बहुत ज्यादा, अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिए होंगे, कांग्रेस की तरफ बुला रहे हैं, आइए चाय पीजिए, बैठिए, बैठक में चले जाइए। आपने पीटीए नाम रखा, उन्होंने आपका नाम भी नहीं लिया, इंडिया नाम रख दिया। अब महाराष्ट्र मुंबई में बैठक होगी, वहां पर अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद फिर बैठक होगी, उसमें फिर संयोजक तय किया जाएगा। होते होते ही ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ के चुनाव हो जाएंगे, यहाँ के नतीजे आ जाएंगे, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की का जो रोल है उसके बाद शुरू होगा। और अभी इंडिया की जो तस्वीर है उसमें आप उत्तर प्रदेश में अगर मायावती को अलग रखते हैं, मध्य प्रदेश में मायावती को अलग रखते हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ में मायावती को अलग रखते हैं, तो आप ये समझिए कि इंडिया का पूरा स्वरूप एक मायावती रूपी नेता की वजह से बिखरता हुआ नजर आएगा। और जो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर बता रहा हूं नीरज जी, कई बार यूपी तक भी यह बात कह चुका हूं, मायावती को जिस दिन इस खेल को खराब करना होगा, मायावती ओवैसी गठबंधन करेगा, पूरा खेल खराब हो चुका होगा, ना ये बचेंगे ना वो बचेंगे। नीरज जी जी, काफी इंटरेस्टिंग बात है। कासिम साहब बार बार इस बात को अंडरलाइन करते हैं। समीर, आपको कितना दम, बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया था, लेकिन आपको इस बात में कितना दम लगता है कि मुस्लिम जो है, देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव को 2019 को नज़ीर माने तो मायावती 20% वोट पर बैठी हुई हैं, लेकिन अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को नज़ीर माने तो मायावती का वोट परसेंटेज घटकर आ चुका है 13% पर। अब ऐसी सूरत में मुस्लिम वोट भी अगर कांग्रेस की तरफ देख रहा है तो मायावती को इस 2024 में हमें किस चश्मे से देखना चाहिए कि वो अपने दलित के साथ मुस्लिम को ला पा रही हैं, या जो दलित टूट चुका है वो भी वापस नहीं ला पा रही हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या ओवैसी के साथ उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में आपको कामयाब होता दिखता है? दो बातें हैं। एक तो ये कि जो आपने सही कहा कि 2019 के बजाय अगर जब 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें, और मुझको लगता है कि धीरे धीरे यही स्थिति अब है। अब उसको हम 19-20% की बजाय मायावती या बहुजन समाज पार्टी का जो मूल्यांकन हो रहा है वो 13-14% वाले वोट पर ही हो रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण है, और सबसे बड़ा यही कारण है कि जो उनका फिक्स वोट बैंक उनके पास से खिसका है। बाकी तो एडिशनल वोट बैंक, एडिशनल वोट्स जब आते थे तो वो चुनाव जीता करती थी और इतने सारे विधायक आते थे, लेकिन फिक्स वोट जो उनका 16-17%, 18% का हुआ करता था या 12-14% का था, उसमें जब सेंध लग गई है तो ये कहा फिर उनके लिए स्थिति खराब है। यद्यपि क्या होता है, राजनीतिक परिस्थितियां कब करवट ले लेती हैं कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो उसके पहले के चुनाव में उसकी और कांग्रेस की कमोवेश स्थितियां एक ही थी, लोकसभा के सदस्यों की संख्या के हिसाब से, चाहे आप देख लीजिए, चाहे विधानसभा के सदस्यों के हिसाब से, लेकिन बाजी ऐसी पलटी की बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। तो उसके पीछे जो भी कारण है, तो परिस्थितियां अक्सर बदलती रहती हैं। पर आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में हम देखें तो मुझको नहीं लगता है कि मुस्लिम मतदाता किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के ऊपर दांव लगाने जा रहा है। ओवैसी के साथ गठजोड़ भी कर ले तब भी इसकी संभावना बनते हमको कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मुसलमानों को भी ये पता है कि केवल मुसलमानों के वोट से कितनी सीटें जीती जा सकती हैं। ओवैसी और बहुजन बीएसपी दोनों के ऊपर, हालांकि वो ओवैसी के प्रति मुसलमान मतदाताओं का रुझान रहता है, वो मैंने भी घूम करके और उत्तर प्रदेश में भी देखा है, कई जगहों पर देखा है। बिहार में तो उसका चुनाव में भी फर्क दिखाई पड़ा, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, और अभी देखा कि नगर निगम के चुनाव में भी दिखाई पड़ा, उसके अलावा विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई पड़ा और आगे भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा मुस्लिम मतदाता उस तरफ जा नहीं रहा है, बहुत कम उसको लगता है, यानी उसकी जो प्रायोरिटी है उसमें बहुजन समाज पार्टी अब दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके पीछे कई कारण है। एक तो ये जो ढुलमुल रवैया है चुनाव के बाद जिस पर अभी भी चल रही है, जो आज का उनका बयान है वो भी यही बता रहा है कि चुनाव के बाद वो किसी के भी साथ जा सकती है, यानी उनको रहना सरकार के ही साथ है। आज के बयान का भी अर्थ तो यही निकल रहा है ना। तो सरकार के साथ रहना है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मायने होते हैं। आपके साथ जो विधायक आएंगे उनके लिए सरकार में जाना इंपॉर्टेंट है,
किसी भी सरकार में जाना हो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपके मतदाता के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है कि वो सरकार में चाहे जिसके साथ जाए, जो सरकार उस मतदाता का उसके हिसाब से दमन करे उसके साथ भी चली जाए तो उसको वो नहीं स्वीकार कर पाएगा। तो ये जो ढुलमुल रवैया है, इसकी वजह से जो बीएसपी के पास मुस्लिम वोटर कभी जाया करते थे, मुझको नहीं लगता कि आज की स्थिति में, और धीरे धीरे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, यद्यपि उत्तर प्रदेश में नहीं मजबूत हो रही है, लेकिन फिर भी अभी समय काफी है, उसमें किस तरीके से चुनाव से पहले के समीकरण बनते हैं, अगर वो मजबूत ढंग से अपने को यहां पर प्रेजेंट कर ले गई, तब मुझको लगता है कि किसी तरीके का भ्रम और कंफ्यूजन नहीं होगा। ओवैसी के साथ बीएसपी का गठबंधन हो भी जाएगा तो उसका थोड़ा बहुत अगर प्रभाव पड़ सकता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ पड़ जाएगा, बाकी बहुत ज्यादा मुझे उसका दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, महत्वपूर्ण बात है ये कि मुस्लिम वोटर्स का मिजाज अक्सर यूपी में चर्चा, जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो पड़ला बस सपा का भारी नजर आता है वोटर्स के लिहाज से, और जब लोकसभा की बारी आती है तो जैसा कासिम जी कह रहे थे कि कांग्रेस का भारी नजर आता है, और उसमें एक बेहतर इंसाइट अभी समीर जी ने दिया। कासिम सर, मैं आपके पास आता हूँ। उत्तर प्रदेश में अब इस मामले को थोड़ा यूपी सेंट्रिक करते हैं, अभी तो आसपास के राज्यों में हम लोग घूम रहे थे और मायावती की स्ट्रेटजी को समझ रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो पिछला चुनाव 2022 का बीता, उसमें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, और हमने देखा अगर चुनावी आंकड़े जो हमारे सामने आए उनकी बात करें तो ये नैरेटिव काफ़ी हिट रहा। मायावती 13%, 12.8% वोट मायावती को विधानसभा चुनाव में मिले। अभी मणिपुर में संसद में गतिरोध मचा हुआ है, विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं कि सरकार को इस पर प्रधानमंत्री को आके वक्तव्य देना है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कांग्रेस लाने जा रही है लोकसभा में, या ला चुकी है, उस पर बात होगी। मायावती ने इस पर टिप्पणी करके कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। तो रामगोपाल यादव ने कहा कि बहन जी आप भाजपा में क्यों नहीं शामिल हो जाती हैं सीधे तौर पर। तो एक बार फिर मायावती सपा को ये नैरेटिव सेट करने का मौका नहीं दे रही हैं, इस तरह के चुनावी रणनीतियां बनाकर कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, तो रहा जो वोट है उनका वो भी सपा के खाते में शिफ्ट हो जाए। अमीश भाई, मैं पहले ये बता दूं कि राम गोपाल यादव या अखिलेश यादव के नैरेटिव सेट करने से मुसलमान उनके साथ नहीं गया था। मुसलमान उनके साथ इसलिए गया था, उनका सबसे बड़ा गठबंधन था। कहीं क्या कहते हैं जयंत चौधरी थे, कहीं क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर थे, कहीं पल्लवी पटेल थी। एक माहौल बना हुआ था कि सिर्फ समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ रही, सपा की सरकार आ रही है। और मैं फिर कहूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मुझे शर्मिंदगी हो रही, ज्यादा बार कह चुका हूं। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसी दिन कह दिया था कि अखिलेश ने अपना उरूज पा लिया है। मेरा चश्मा ही दूसरा है, मेरा देखने का जो नजरिया होता है बिल्कुल अलग होता है। मैं काउंटिंग के दिन मैंने बता दिया था अखिलेश 24 के प्लेयर नहीं है, और आप देखिए कि आज की तारीख में जो अखिलेश के सारे साथी छोड़ के जा चुके हैं, जयंत का अप एंड डाउन लगा हुआ है। मुसलमान वोटर एक एक दो नहीं तय करता है, मुस्लिम जाता है तो पूरा जाता है, आता है तो पूरा आता है। अखिलेश यादव ने मुसलमानों का उनका जो रोल रहा है, पटना गए किसी मुस्लिम को अपने साथ नहीं ले गए। पटना की बैठक में इंटरेस्टिंग है, बैठक इसलिए हो रही है कि मुस्लिम वोट ना बटने पाए, बैठक इसलिए हो रही है कि मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं साहब, इसलिए। और अपने साथ एक मुसलमान आजम खां को चुनाव लड़ने से मना किया है चुनाव आयोग, अदालत ने। राजनीति करने से नहीं मना किया है, आजम खां को लेकर आप नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा जितने मुस्लिम नेता उनके लिए आप बात नहीं कर सकते हैं। आप जो है पुष्पेंद्र यादव के लिए झांसी पहुंच जाते हैं, अगर वो क्रिमिनल है उन पर 34 मुकदमे हैं, उनका काउंटर होता है, लेकिन अतीक का नाम लिए बगैर ट्वीट करते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम और आप देखते हैं, वो अलग होता है। मैं मुसलमान हूं, मुसलमानों के बीच रहता हूं। एक चीज आप जान लीजिए कि इस चुनाव में एक नई चीज भी पैदा हो रही है कि मुसलमानों का यह भी कहना है कि हम दुश्मनी क्यों लें, हम किसी से दुश्मनी क्यों लें। ना एमपी हमारा बनेगा, ना एमएलए हमारा बनेगा, ना मंत्री हमारा बनेगा, ना प्रधानमंत्री हमारा बनेगा। झगड़ा हम लें, दुश्मनी हम लें, और उसके बाद मुख्यमंत्री आप बनिए। तो ये चीज बहुत कुछ बदल गया है। आप अमीश भाई, मैं आपसे बता रहा हूँ, पिछली बार मैंने कहा था कि अब कम से कम 7 से 8%, 9% मुस्लिम वोट चला जाएगा भाजपा में।
चला गया था। मैं कह रहा हूं अगर यही माहौल रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट पा जाएगी। राम गोपाल यादव नहीं तय करेंगे मुस्लिम वोट जो है उसको, वो बता देंगे, समझ में आ देगा। मायावती का जो बयान है उसमें खाली इतना नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए और क्या कहते हैं इसका जो वो नहीं करना चाहिए, दोनों उसको सामंजस्य से चलाइए, मतलब कहने का एक बहस। तो राम गोपाल यादव बी टीम बताएंगे और राम गोपाल यादव खुद जाके रात में योगी आदित्यनाथ से मिलके आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहने लगे हैं और कहेंगे कि हम अल्पसंख्यकों के और दलितों की बात करने गए, तो बाद में मालूम दिया कि अपने रिश्तेदार यादव जो थे वहां के क्या उनको लेके बात करने गए थे। ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं अमीश भाई, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता। चुनाव में एक माहौल बनता है, कांग्रेस का मुसलमानों का कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। मैं पिछली बैठक में कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, बिना कांग्रेस के जो इस चुनाव में जाएगा वो जीरो हो जाएगा। 2014 और 2019 का 2 लाइन का फर्क बता दूं, 2014 में समाजवादी पार्टी के एमपी जीते कितने, एक भी मुसलमान नहीं जीता उसमें, और इस बार उनके जीते उसमें 3 मुसलमान जीत गया, क्योंकि बसपा से गठबंधन था तो मुसलमान जीत गया, और जब तक बसपा से गठबंधन समाजवादी का नहीं था, एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं जीता समाजवादी पार्टी का। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसको समझने के लिए इसे मुस्लिम वोटों को ना समाजवादी पार्टी तय करेगी ना ही बहुजन समाज पार्टी तय करेगी। मुस्लिम वोट एक मिजाज उसका बन गया कि लोकसभा में हमको कांग्रेस के साथ रहना है, अब जो कांग्रेस के साथ आएगा मुसलमान वोट पाएगा, जो कांग्रेस के साथ नहीं आएगा मुसलमान वोट नहीं पाएगा, वो अखिलेश हो या मायावती हो या कोई और। अमीश भाई चलिए, ये तो बात हो गई मुसलमान वोटों की कासिम सर। हालांकि मेरा सवाल इस सवाल का हूँ समीर सर, मेरा सवाल बेसिकली थोड़ा इसको मैं मुसलमान प्लस मायावती का अपना काडर वोट इसको भी जोड़ लेता हूँ अब इस सवाल में। जिस तरह का प्रचार बसपा के लिए सपा करती है चुनाव से पहले या लगातार करती चली आ रही, जब से महागठबंधन 2019 का उनका टूटा है, लगातार एक अटैक मायावती पर सपा ये करती रहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। और जब जिस तरह की बात नीरज जी भी कह रहे थे कि वो इस तरह के फैसले ले लेती हैं सियासी या चुनावी जो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हो जाते हैं, तो एक तरह से इस नैरेटिव को तो और बल मिलता है ना, क्योंकि हमने देखा है कि जब इतना चुनाव बाइपोलर सिस्टम में लगभग चल रहा है, चाहे आप कोई भी प्रदेश उठा लीजिए, 2 ही पार्टियों के बीच में भिड़ंत हमें देखने को मिल रही है। वैसी स्थिति में वोटर का मिजाज बदल गया है। वो वोटर जो 90 के दशक में 2000 के दशक में मायावती का लॉयल वोटर हुआ करता था, जिसको लेके हम लोग कहा करते थे, नीरज जी अभी भी कह रहे हैं कि वो 20% की पार्टी है 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से, लेकिन ये महागठबंधन का वोट था। सपा माइनस करके वो कितना परसेंट होता है ये देखना बाकी है, हो सकता है हमें देखने को 24 में मिल जाए। तो आपको नहीं लगता है कि मायावती उस सपा के एजेंडे का फिर से शिकार हो सकती हैं कि जिसमें वो बीजेपी की बी टीम कहलाने लगती हैं? अब देखिए, एक चीज है, कासिम साहब के बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। बहुत सारी चीजें उन्होंने वो बताई जो वास्तव में मैं भी वो चीज मानता हूँ। पहली बात तो ये जो बी टीम वाली बात है ना, तो अगर बी टीम को कोरिलेट करने लगेंगे तो कई मौके ऐसे भी आए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को भी बसपा ने बीजेपी की बी टीम कहा है। दूसरे लोग भी, बहुत से एनालिस्ट भी कहते हैं, कई सारे मौके इस तरीके से आए जिसमें समाजवादी पार्टी की प्रेजेंस ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है। कई अभी की स्थिति में कई मौके ऐसे आए हैं जिसमें भी सपा समाजवादी पार्टी को विपक्ष के साथ खड़ा रहना था, उस तरीके से नहीं रही। आपको ध्यान होगा जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए थे, समाजवादी पार्टी को नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो पाएगा या वो इतना नहीं गेस कर पाई थी। आप देखिए वहां पर शामिल नहीं हुए, लेकिन अब उनके भी टोन जो है वो टोन डाउन हुए हैं। उनको भी अब ये लग रहा है, जैसे कासिम साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ में जो पार्टी रहेगी गठबंधन में फायदा उसी को होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कासिम साहब, ये बात मैं खुद भी कई बार कह चुका हूं कि 2022 का जो चुनाव था वास्तव में ये अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का ये पीक था। इससे ज्यादा उनको क्लियर कट मैदान कभी नहीं मिल पाएगा जैसा कि 2022 में मिला, ये सही बात है। और उस स्थिति में भी उनका प्रदर्शन अगर उस तरह का नहीं रहा कि वो सरकार बना पाए या जो मौजूदा सरकार है उसको हरा पाए, तो उस स्थिति में अब वो नहीं पहुंचेंगे, ये सही बात है। वो चाहे 24 का लोकसभा हो उसमें तो नहीं ही पहुंचना है, अगले विधानसभा में भी नहीं पहुंचेंगे।
बहुजन समाज पार्टी के साथ ये स्थिति है, ये बिल्कुल सही बात है। 2022 में उनका जो कोर वोट बैंक था वो 8-10% वो निश्चित तौर पर खिसका है, लेकिन वो इस तरीके किन परिस्थितियों में खिसका ये सबको पता है। और उसमें बीजेपी ने बड़ी मेहनत की, और कैसी मेहनत की है सभी लोगों को मालूम है, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं खिसका हुआ है। और चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को भी ये पता है कि वो परसेंटेज ऑफ वोट वो मायावती के साथ अभी भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर और भी आजाद समाज पार्टी के इतनी कोशिशों के बावजूद, जबकि उसका व्यापक प्रभाव है अपने इलाके में और अपने समुदाय के लोगों में, बावजूद इसके राजनीतिक तौर पर मैं उस इलाके में खूब घुमा हूं इलेक्शन के टाइम पर, वो लोग बीएसपी के बियॉन्ड जाकर के वोट देने वाले लोग मुझे नहीं मिले कि वो चंद्रशेखर के नाम पर किसी दूसरी पार्टी के लोगों को वोट दे दे। तो ये इतना इंटैक्ट वोट परसेंटेज अभी भी अगर किसी पार्टी के पास नहीं है तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कमजोर नहीं होने पाएगी। लेकिन फिर से उस बात को कहूंगा कि अगर वो गठबंधन में शामिल होती है, क्योंकि अकेले ये 17% हो चाहे 18% हो चाहे 22% हो, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक बीएसपी के पास एडिशनल वोट नहीं आएंगे। एडिशनल वोट उसके पास तभी आएंगे जब वो गठबंधन में शामिल होगी। 150 मुसलमानों को 80 सीटों में से वो 35 मुसलमानों को टिकट देगी तो उससे वोट उनके पास नहीं आएंगे। वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देख लिया। 25 ब्राह्मणों को दे देगी तो ब्राह्मण एक भी वोट जाने वाला नहीं है उनके पास, ये उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। ये तब हुआ करता था जब कई सारे पार्टियां हुआ करती थी, 4-5 पार्टियां चुनावी मैदान में, तब उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल जाता था। जब बाईपोलर लड़ाई हो रही है उस सिचुएशन में नहीं मिलेगा। तो अगर गठबंधन में किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फायदा उसको मिल सकता है। और समाजवादी पार्टी की तुलना में मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन है उसमें एंट्री कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, गठबंधन के लिए भी बीएसपी के लिए भी, बजाय समाजवादी पार्टी। उसके कई कारण हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन होगा था, और चूंकि ये मूल रूप से होगा 2 ही पार्टी का होगा, कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी के पास एमपी एमएलए भले नहीं है लेकिन और वोट भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस उसका है और लोकसभा चुनाव में खास तौर पर रहेगा। तो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास अब उस तरीके से जो अनटचेबल वाली सिचुएशन होती है वो नहीं है, जहां तक मुझको लग रहा है। और ये पिछले कई साल से ये चीज खारिज हो गई। तो गठबंधन में आने का फायदा तो मिलेगा बीएसपी को भी और बीएसपी की वजह से गठबंधन को भी, लेकिन गठबंधन से अलग होकर के अब मायावती चुनाव लड़ती हैं, तब मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा उनको फायदा मिलने वाला। बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हैं ज्योति प्रकाश, उनका हैंडल ही है ज्योति प्रकाश। कि एक बात तो कंफर्म है, अगर बीएसपी इंडिया के साथ नहीं जाती है तो इंडिया बुरी तरह से हार जाएगी, और अगर इंडिया मायावती जी को पीएम पद का उम्मीदवार करती है तो भाजपा बहन जी के नाम पर 60% चुनाव हार जाएगी। लड़ाई जो बचेगी वो महज 40% वो चुनाव की ही बचेगी। इसके बरक्स एक हमारे दर्शक है रोशनी, वो ये कह रहे हैं कि मायावती का कोई आधार अब बचा नहीं है, अब मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, वो चंद्रशेखर के साथ हैं, मायावती का खाता भी नहीं खुलेगा। तमाम दर्शकों के अपनी अपनी राय है। दोस्तों, आप अपने सवाल भी कार्यक्रम के दौरान हमसे ज़रूर पूछें, जिनके जवाब हम अपने मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। अब हमने यूट्यूब पर जो ये दर्शक हमारा लाइव शो देख रहे हैं उनसे हमने ये सवाल पूछा था कि मायावती ने जो बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति में सत्ता के साथ जाने की जो बात कही है, तो वो किसके साथ जाएंगी, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आती है कि मायावती के विधायकों की संख्या से विधानसभा चुनावों की बात करें तो कि वो इंडिया की भी सरकार बन सकती है, एनडीए की भी सरकार बन सकती है, तो मायावती किसके साथ जाएंगी। ज़्यादा दर्शकों का मानना है ऑपोजिशन पार्टी का जो अलायंस है इंडिया, उसके साथ मायावती जाएंगी। 66% लोग यही कह रहे हैं, 34% लोग हालांकि ये भी कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ जाएंगी। तो दोस्तों, मायावती ने आज एक उत्तर प्रदेश के इस सियासी तालाब में एक बड़ा पत्थर फेंका है अपने इस बयान के जरिए। आने वाले दिनों में हमें इसकी लहरें देखने को मिलेंगी, हमारी तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, समीरात मिश्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार।